हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्जामपुर। मैं किरण सिंह वापस आपके सामने हूँ एग्जामपुर पर, और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए वोकैबुलरी का सेशन। क्या लेकर आए हैं? वोकैबुलरी का सेशन। यू कैन ऑल सी मी एंड द बैकग्राउंड ऑल्सो यू कैन सी कि फिर से आपके पास एक और मौका आ चुका है फिर से अपने कोर्स पर एक बड़ी छूट पाने का, एक बड़ा डिस्काउंट पाने का, राइट। तो हम फिर से लेकर आए हैं आपके लिए, है ना, एक ऑफर। और इस बार ये जो ऑफर है वो किस पर बेस्ड है? दिवाली पर बेस्ड है। सबसे पहले तो सभी को हैप्पी दिवाली। और हम क्या करने वाले हैं इस दिवाली, है ना, बच्चों को देने वाले हैं एक ह्यूज डिस्काउंट दैट इज ऑफ 75%। मींस हर एक कोर्स पर आपको अपनी पसंद के, अपने अकॉर्डिंग जो भी कोर्स आपको चाहिए आप इसे परचेज कर सकते हैं, केवल, है ना, 1/4 ऑफ द अमाउंट पर। मींस 75% का आपको क्या मिलने वाला है? डिस्काउंट मिलने वाला है। बेटा, ये डिस्काउंट आपको कैसे मिलेगा? एक कोड आपको अप्लाई करना होता है। वो कोड क्या है? दिवाली 75, है ना, DIWALI एंड लास्ट में आपका 75। तो आपको क्या करना है? इस कोड को यूज करना है और आप पा सकते हैं 75% का पूरा फ्लैट 75% का डिस्काउंट। ठीक है, तो करते हैं क्लास शुरू और जल्दी से जुड़ जाइए अपने सेशन के साथ। सेशन को कर दीजिए जल्दी से शेयर, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे आज के इस वोकैबुलरी सेशन को देख सके, है ना, आज के इस सेशन का पूरा इंपॉर्टेंस ले सके। ठीक है, चलिए जी। अगर मैं बात करूं ये 75% का जो ऑफर है मैडम, कब तक हम जो है इसको अवेल कर सकते हैं? तो बच्चे, इसको अवेल करने के लिए आपके पास केवल कुछ ही दिन बाकी है ना। 27 अक्टूबर लास्ट डेट क्या है इस कोर्स को परचेज करने के लिए, इतनी बड़ी छूट पाने की। 27 अक्टूबर, 27 अक्टूबर की रात 12 बजे तक, इवन टाइम अभी लिखा नहीं है ना, आप इस कोर्स को, है ना, 75 जो भी आपको कोर्स चाहिए उसको 75% ऑफ पर परचेज कर सकते हैं। तो करते हैं सेशन को करते हैं स्टार्ट। और सेशन आपका आया है किसके साथ? वोकैबुलरी के साथ। फर्स्ट स्टेटमेंट जो आपके सामने है, ध्यान से देखिएगा क्या लिखी है। द स्टडी ऑफ एंशिएंट सोसाइटी मीन्स पुरानी सोसाइटीज हैं, उनके बारे में जाकर हम अगर क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, तो उसे क्या कहा जाएगा? स्टडी ऑफ एंशिएंट सोसाइटी। पुरानी जो इमारतें हैं, अगर जाकर उन पर रिसर्च की जाएगी तो उसे क्या कहा जाएगा? क्या उसे हिस्ट्री कहा जाएगा? क्या उसे आर्कियोलॉजी कहा जाएगा? क्या उसे एंथ्रोपोलॉजी कहा जाएगा? या फिर उसे कहा जाएगा एथनोमोलॉजी? चलिए, एथनोमोलॉजी तो कहते हैं मैं तो जा रही हूं अपने घर। ठीक है, तो वी हैव फोर ऑप्शन, हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी एंड एटिमोलॉजी। ठीक है, एटिमोलॉजी का मतलब क्या होता है बेटा? एटिमोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। अगर हम कीट मकोड़ों के बारे में क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? एटिमोलॉजी। तो यू हैव 20 सेकेंड्स, है ना, एक आंसर तो मैंने बता ही दिया। यू हैव 20 सेकेंड्स टू आंसर दिस क्वेश्चन। क्विकली आंसर दिस क्वेश्चन। क्या लगता है आपको, कौन सा वर्ड हमारे इस स्टेटमेंट के लिए सही होगा? ये क्वेश्चन कहां से है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से है जी। चलिए जल्दी से मार्क करेंगे इस क्वेश्चन को। क्या लगता है इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी या फिर एटिमोलॉजी? चलिए, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है बेटा? आर्कियोलॉजी, है ना। जो ऐसा करते हैं, जो ये अध्ययन करते हैं, स्टडी को करते हैं, उनको कहा जाता है आर्कियोलॉजिस्ट। क्या कहा जाता है? आर्कियोलॉजिस्ट। ठीक है, जो ये काम करेगा उसे क्या कहा जाएगा? आर्कियोलॉजिस्ट। अगर मैं आपको दिखाना चाहूं कि आर्कियोलॉजिस्ट एक्चुअली करता क्या है, तो आप देख पा रहे हो कि ये क्या कर रहा है, बहुत जमीन वमीन इसने खोद रखी है और अंदर चल रही है रिसर्च कि भाई किया क्या जाए, है ना। अंदर चल रही है पूरी रिसर्च कि यहाँ पर पुरानी ऐसी क्या चीजें दबी हुई हैं जिसको निकाल कर ये स्टडी करेगा और बताएगा हमें कि ये देखिए पुराने जमाने में ये कॉइन चला करता था, ये देखिए यहाँ पर राजा सोया करते थे, है ना, ये वहां की लैंग्वेज हुआ करती थी। आज हमें सारी बातें पता लगती है ना। कैसे पता लगता है ये सब? तो ये सब हमें पता लगता है किसके थ्रू? आर्कियोलॉजिस्ट के थ्रू। तो ये क्या करते हैं? स्टडी करते हैं
पुरानी चीजों को, है ना। बाकी सारे वर्ड्स का भी एक बार देख लेते हैं मीनिंग, क्योंकि बाकी सारे वर्ड्स भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट तो होंगे, किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं, है ना। तो हमारे पास है टोटल 4 वर्ड्स ऑप्शंस में, है ना। तो हम करेंगे पूरे के पूरे 4 वर्ड्स को एक बार डिस्कस साथ में। तो फर्स्ट वर्ड आपके सामने है बेटा हिस्ट्री। हिस्ट्री का मतलब होता है पास्ट में किसी इवेंट, घटना की बात, पास्ट में किसी घटना की बात, ऑल द इवेंट्स ऑफ द पास्ट। चलिए, आर्कियोलॉजी अभी अभी पढ़ा। आर्कियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ द पास्ट। हिस्ट्री को स्टडी करना बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट्स, किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत से, है ना, पार्ट से, है ना। कभी कभी बिल्डिंग से भी क्या होता है, हम जाकर देखते हैं कि अरे इस बिल्डिंग पे कुछ लिखा हुआ है, किस लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो वो भी हमारा क्या हो जाता है, आर्कियोलॉजी हो जाता है। दैट आर फाउंड इन दी ग्राउंड। कभी कभी जमीन के अंदर भी क्या होती है, रिसर्च हो रही होती है, जैसे कि अभी पिक्चर में हमने देखा था। एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है बेटा, एंथ्रोपो का मतलब होता है ह्यूमन, लॉजी मतलब स्टडी, द स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग, स्पेशली ऑफ देयर ओरिजिन। जब हम बात करते हैं मनुष्य के, है ना, अध्ययन की, मनुष्य के बारे में क्या अध्ययन करेंगे कि उसका उत्पन्न कहां से हुआ, है ना, उसे डेवलप कहां से किया गया, उसके क्या कस्टम्स और बिलीव्स होते हैं, है ना। आप सभी जानते हो कि भारत जो है बहुत ही वर्सेटाइल कंट्री है, और भारत के हर हिस्से का अपना एक क्या है, कस्टम है ना, अपना एक ट्रेडिशन है, अपना एक, है ना, कह सकते हैं कि ड्रेस सेंस है, हर किसी का अपना अपना यहाँ पर क्या है, लैंग्वेज है। तो हम कह सकते हैं इसके बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो इसे क्या कहा जाएगा, स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड एंथ्रोपोलॉजी। क्या कहा जाएगा, एंथ्रोपोलॉजी। ओके, एंड द लास्ट वर्ड जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, एटमोलॉजी इज रिलेटेड टू हिस्ट्री ऑफ अ वर्ड, हिस्ट्री ऑफ अ वर्ड, है ना। जनरली इंसेक्ट्स के लिए भी हम एटमोलॉजी का यूज करते हैं। आगे चलते हैं, तो बात करेंगे नेक्स्ट वर्ड की, नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए, क्या लिखा है, अ प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड। अगर किसी लेडी के एक से ज्यादा हस्बैंड होते हैं तो इस प्रैक्टिस को क्या कहा जाएगा, पॉलीजिनी, पॉलीएंड्री, पॉलीगैमी एंड पॉलीट्रॉफी। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, जल्दी से मार्क करिएगा। आई एम गिविंग यू 20 सेकेंड्स अगेन। चलिए देखिए बच्चे, अगर कहीं पर लिखा होता है जिनी या फिर गायनी, दैट इज रिलेटेड टू वुमेन, एंड्री इज रिलेटेड टू मेन, गैमी इज रिलेटेड टू व्हाट, मैरिज, ठीक है। चलिए, एंड ट्रॉफी इज रिलेटेड टू काइंड ऑफ रिजल्ट। चलो, अगर किसी बात के, किसी भी चीज की हम बात करें ज्यादा रिजल्ट है, आउटकम्स ज्यादा है, तो वो क्या होता है, पॉलीट्रॉफी। मल्टीपल रिजल्ट्स, मल्टीपल मैरिजेस, मल्टीपल मेन, मल्टीपल वुमेन। यहां पर बात किसकी हो रही थी, मोर देन वन हस्बैंड मींस मोर देन वन मेन की। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन बी। क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन बी। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन के ऑप्शंस के, थोड़ी सी और इनकी स्टडी कर लेते हैं। पॉलीजिनी इज रिलेटेड टू इन विच अ मैन हैज मोर देन वन वाइफ। पॉलीएंड्री, द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग व्हाट, है ना, जब एक वुमेन है और मोर देन वन मैन है एट द सेम टाइम। पॉलीगेमी, द कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन वन वाइफ एट द सेम टाइम, और यू कैन से मोर देन वन मैरिज एट द सेम टाइम। चलिए,
पॉलीट्रॉफी इज रिलेटेड टू व्हाट, अभी बताया था, डिराइव करने से रिलेटेड है, रिजल्ट से रिलेटेड है ना, डिराइविंग नरिशमेंट फ्रॉम मोर देन वन ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ठीक है, एक ही चीज से ज्यादा क्या निकालेंगे हम, रिजल्ट निकालेंगे, तो उसे क्या कह देंगे, पॉलीट्रॉफी कह देंगे। तो मूव करते हैं अपने इस पिक्चर पर, यू कैन ऑल सी, है ना, कि यहाँ पर क्या हो रहा है, एक फीमेल है और उनके 4 हस्बैंड्स है। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इस प्रोसेस को ही कहा जाता है क्या, पॉलीएंड्री। क्या कहा जाता है, पॉलीएंड्री। नेक्स्ट वर्ड पर मूव करेंगे, लिखा है थिंग्स विच कैन नॉट बी रेड, ऐसी बातें जिन्हें पढ़ा नहीं जा सकता। जैसे इशारे जो होते हैं वो पढ़े जा सकते हैं, नहीं, है ना, इशारे कैसे होते हैं, पढ़े नहीं जा सकते, उन्हें समझा जा सकता है। तो क्या लगता है इस वर्ड का सही मीनिंग क्या होगा, इस वर्ड के लिए, इस स्टेटमेंट के लिए सही वर्ड क्या होगा, इलेजिबल, लेजिबल, नेग्लिजिबल या फिर कॉरिजिबल। कौन सा वर्ड यहां पर हमारे लिए करेक्ट होगा हमारी इस स्टेटमेंट के लिए, चलिए देखते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बेटा कैन नॉट बी रीड, जिसे पढ़ा नहीं जा सकता, इलेजिबल। क्या हो जाएगा, इलेजिबल, जिसे पढ़ा नहीं जा सकता। आइए देखते हैं स्टेटमेंट्स। डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड, जिसे पढ़ा नहीं जा सकता। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कैन यू रीड दिस, क्या आप इसे पढ़ पाएंगे, क्या ये जो कुछ कुछ लिखा है क्या आप इसे पढ़ पाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे। तो ये राइटिंग कैसी है, इलेजिबल है। कैसी है, इलेजिबल है। लेजिबल जिसे आप पढ़ सकते हैं, दैट इज क्लियर इनफ टू बी रेड इजिली, जिसको आराम से पढ़ा जा सकता है। नेग्लिजिबल जो चीज कैसी है, इतनी ज्यादा छोटी है, इतनी ज्यादा छोटी है जिसको हम अनदेखा कर सकते हैं, या फिर वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ऐसा भी कह सकते हैं। छोटी और नॉट सो इंपॉर्टेंट इज कॉल्ड नेग्लिजिबल। ये तो बहुत अनदेखा करने वाली बातें हैं, है ना। चलो आगे देखते हैं। कॉरिजिबल जिसको करेक्ट किया जा सकता है, कॉरी मतलब करेक्ट, कैपेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड, रेक्टिफाइड और रिफॉर्म, जिसे सही किया जा सकता है। लाइफ में ऐसी बहुत सारी बातें होती है, बहुत सारी गलतियां होती हैं जिसे सही किया जा सकता है, तो कॉरिजिबल मिस्टेक्स। नहीं किया जा सकता, इनकॉरिजिबल मिस्टेक्स। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, वन हु थिंक्स और स्पीक्स टू मच ऑफ हिमसेल्फ, एक ऐसा इंसान जो अपने बारे में सोचता है हद से ज्यादा, बोलता है हद से ज्यादा, ऐसे इंसान को हम क्या कहेंगे। एक ऐसा इंसान जो हद से ज्यादा सोचता है और हद से ज्यादा बोलता है केवल अपने बारे में, ऐसे इंसान को हम क्या कहेंगे। क्या हम उसे कहेंगे ईगोटिस्ट, क्या हम उसे कहेंगे ऑप्टिमिस्ट, क्या हम उसे कहेंगे इम्पोस्टर, या फिर हम उसे कहेंगे एंथुजियास्टिक। वी हैव 4 ऑप्शंस। कौन सा आपको लगता है यहां पर आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4। यस, तो इस वर्ड को यहां चूज करेंगे हम जो इस स्टेटमेंट के लिए सही जाएगा, दैट इज ओनली ऑप्शन नंबर 1। ईगोटिस्ट इज वन हु इज completely self-obsessed. He just think of himself only. He loves himself like a lot, है ना। तो अगर कोई इंसान खुद से इतना ज्यादा प्यार करता है कि उसको केवल वो ही दिखाई देता है, तो समझ जाइए, क्या समझेंगे आप, कि समझ जाइए कि एक ऐसा इंसान क्या है बेटा, कैसा है, ईगोटिस्ट है, सेल्फ ऑब्सेस्ड है। चलिए, ऑप्टिमिस्ट का मतलब क्या होता है, ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो क्या करता है, ऑलवेज बिलीव्स, जो मानता है कि जो भी होने वाला है वो कैसा होगा, अच्छा होगा। ये ऑप्टिमिस्ट है, जिसको हम कहते हैं आशावादी। ये हमेशा आशा करता है कि सब अच्छा ही होगा, ये हमेशा कैसा रहता है, होपफुल रहता है। इम्पोस्टर कौन होता है बेटा, ढोंगी। ढोंगी मतलब कभी कभी आप देखते हैं कि कुछ लोग होते कुछ और हैं और दिखते कुछ और ही हैं, तो ऐसे लोगों को इंग्लिश में कहा जाता है इम्पोस्टर। जो वो है वो नहीं है, और जो वो नहीं है वो दिखाई नहीं देते हैं, है ना। अ पर्सन हु प्रिटेंड्स, जो दिखावा करता है, टू बी समबडी एल्स, कुछ और होने का, इन ऑर्डर टू ट्रिक, दूसरों को पागल बनाने के लिए, है ना। अदर पीपल, दूसरों को पागल बनाने के लिए वो सिर्फ एक्टिंग करता है वैसा दिखने का, ठीक है। तो कुछ लोग जो ऐसे इस टाइप के जो लोग होते हैं उनसे बहुत बच के रहना पड़ता है, राइट। ओके,
एंथुजियास्टिक, एंथुजियास्टिक मतलब जिसके अंदर एंथुजियाज्म कूट कूट के भरा हुआ है, बहुत ही ज्यादा कैसा है, पैशनेट है, बहुत ही ज्यादा क्या है उसके अंदर, किसी भी काम को करने का इंटरेस्ट है, वो हद से ज्यादा काम को करने के लिए उत्सुक रहता है। कैसा रहता है, हमेशा वो काम को करने के लिए उत्सुक रहता है। ठीक है, अ पर्सन हु इज वेरी इंटरेस्टेड इन एन एक्टिविटी और सब्जेक्ट, तो ये क्या है, एंथुजियास्टिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन पर जाने से पहले इनसे मिलते हैं, ये है ईगोटिस्ट, ये खुद को मिरर में देख रहे हैं, है ना, और हर जगह आपने देखा होगा एक मिरर होता है जिसमें हर जगह पर आप ही आप दिखाई देते हैं। तो एक ऐसा इंसान होता है जिसकी रियल लाइफ में ही मिरर लगा होता है, इसे तो केवल खुद को ही देखना पसंद है, इसे तो केवल अपने ही बारे बातें करना पसंद है, इसे कोई नहीं पसंद। और चलिए नेक्स्ट वर्ड पर करते हैं मूव। स्टेटमेंट कहता है ऑपरेशन ऑफ द बॉडी आफ्टर डेथ, मतलब जिंदा थे तो कर रहे थे ऑपरेशन, ठीक था, अब इन्होंने क्या किया है, मरने के बाद भी ऑपरेशन कर रहे हैं। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें मरने के बाद ऑपरेशन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं। द फर्स्ट ऑप्शन इज होमेज, सेकेंड ऑप्शन इज मॉर्चरी, सेकेंड के बाद थर्ड ऑप्शन इज पोस्टमार्टम एंड द लास्ट ऑप्शन इज ऑर्बिचरी। चलिए क्या इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 या फिर ऑप्शन नंबर 4 ऑर्बिट्ररी। यस, क्या लगता है बच्चे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। आपने बहुत बार सुना होगा, है ना, पूरा लॉकडाउन हम सब ने देखा है, क्या हम सब ने देखा है क्राइम पेट्रोल, और क्राइम पेट्रोल में बार बार डेड बॉडीज का क्या हो रहा था, पोस्टमार्टम हो रहा था। सीआईडी में क्या कर रहे थे, है ना, बार बार पोस्टमार्टम कर रहे थे, इस बताओ इसकी कौन है। पोस्टमार्टम के बाद पता लगा ये फीमेल है या मेल है, इसकी एज इतनी है, ये कैसे मरा, ये सारी बातें कहाँ पता लगती हैं, ये सारी बातें हमें पता लगती हैं पोस्टमार्टम में। जैसे कि यहाँ हो रहा है ना, बॉडी को यहाँ से खोल दिया गया है, अंदर सब चेक किया जा रहा है, सब अच्छा है कि नहीं, सब बढ़िया चल रहा है कि नहीं, कहीं इस इंसान की मौत किसी और वजह से तो नहीं हुई है, किसी ने इसे जहर तो नहीं दे दिया है। चलिए एक बार बाकी वर्ड्स को भी हम करेंगे स्टडी। तो फर्स्ट वर्ड है होमेज। होमेज का मतलब होता है श्रद्धांजलि। जब किसी के मरने के बाद उसकी, है ना, उसके बारे में अच्छी बातें कही जाती हैं, उसके लिए अच्छा अच्छा किया जाता है, हार लेकर आते हैं, है ना, उसके बारे में क्या होती है, मतलब है ना, शोक सभा होती है, इसको क्या कहते हैं बेटा, श्रद्धांजलि कहते हैं। ठीक है, somebody that is said or done to show respect publicly for somebody। ठीक है, आफ्टर व्हाट, डेथ। हमेशा ही जनरली कैसे होती है, श्रद्धांजलि कब देते हैं, मरने के बाद देते हैं। मॉर्चरी क्या होता है बेटा, जहां पर डेड बॉडी को रखा जाता है ना। अ रूम एक ऐसी जगह, यूजुअली इन द हॉस्पिटल, जनरली कहाँ होती है, हॉस्पिटल में होती है, वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट बिफोर दे आर बरीड और बर्न्ड। उनको जलाने और उनका संस्कार करने से पहले जहां रखा जाता है उसे हम कहते हैं मॉर्चरी। नेक्स्ट वर्ड क्या है, पोस्टमार्टम, जो हमारा करेक्ट आंसर था। अब मेडिकल एग्जामिनेशन, ये क्या है, मेडिकल एग्जाम किया जाता है, उसको एग्जामिन किया जाता है ऑफ अ डेड बॉडी टू फाइंड आउट, ये ढूंढने के लिए हाउ द पर्सन डाइड, कि इंसान मरा कैसे था। ओके, ऑर्बिचरी क्या होता है बच्चे, ऑर्बिचरी होता है, ऑब्ituary का मतलब होता है कि एक इंसान के बारे में कथन लिखना, अच्छा बुरा लिखना, है ना। जनरली आप देखते हैं कि न्यूज़पेपर में प्रिंट किया जाता है, न्यूज़पेपर में क्या प्रिंट किया जाता है कि ये इंसान जो है ये इस समय मर गया था, है ना, गलती से इनका देहांत हो गया है और इनके लिए हम रख रहे हैं शोक सभा, आप सभी को किया जाता है आमंत्रित, है ना। क्या लिखा है, अ पीस ऑफ राइटिंग अबाउट अ पर्सन्स लाइफ दैट इज प्रिंटेड, है ना, दैट इज प्रिंटेड इन अ न्यूज़पेपर सून आफ्टर ही हैज डाइड। जैसे ही वो मर जाता है तो उसके बारे में लिखा जाता है कि इनका देहांत हो गया है, अगर आप इनके प्रिय थे तो आप इनकी शोक सभा में इस समय पर, इस प्लेस पर क्या हो सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज ऑल इन फ्रंट ऑफ यू ऑल, है ना, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। एंड क्या लिखा है, एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर व्हाट टेम्परेचर, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे हम तापमान को नापते हैं। ये तो मुझे लगता है सभी को पता होगा, क्योंकि कोरोना टाइम पर हम सभी को था फीवर, और जब भी फीवर हो रहा था हम क्या कर रहे थे, अपनी बॉडी का टेम्परेचर किससे नाप रहे थे, थर्मोमीटर से, बैरोमीटर से, मैनोमीटर से या फिर माइक्रोस्कोप से।
तो क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? मुझे लगता है ये तो सभी को पता होगा, है ना। यही था ना वो ऑब्जेक्ट जिससे हमने क्या किया था, है ना, टेस्ट किया था। किससे किया था? थर्मोमीटर से। किससे किया था? थर्मोमीटर से। तो थर्मोमीटर इज दैट ऑब्जेक्ट, दैट इंस्ट्रूमेंट दैट इज हेल्प अस टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर टेम्परेचर, है ना। चलिए, फॉर मेजरिंग टेम्परेचर वी यूज थर्मोमीटर। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन ए। बाकी वर्ड्स को भी स्टडी कर लेते हैं। बेटा बैरोमीटर क्या होता है? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो हमें मौसम में, है ना, मौसम के बारे में, या फिर हम कह सकते हैं हमारा जो वातावरण है इसके अंदर, इसके ऊपर एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना है, ये कौन बताता है? बैरोमीटर। एन इंस्ट्रूमेंट इज मेजर एयर प्रेशर that indicates in weather, that indicates changes in weather. मैनोमीटर क्या है? मैनोमीटर एक ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो लिक्विड के अंदर इंटेंसिटी और उसके प्रेशर को क्या करता है ना, उसके प्रेशर को क्या करता है? मेजर करता है। और ये कैसा होता है बेटा? यू शेप्ड होता है। कैसा होता है? यू शेप्ड होता है, इस तरह से होता है, ठीक है, यू शेप्ड होता है। और हम इसके अंदर पानी को डाल देते हैं, जो भी मतलब लिक्विड है, और उसका क्या कर देते हैं? प्रेशर चेक कर लेते हैं, ठीक है। चलो, नेक्स्ट एंड लास्ट इज व्हाट? माइक्रोस्कोप। ये तो सभी जानते हैं, माइक्रो मतलब छोटा, स्कोप मतलब देखना। छोटी चीजों को देखने के लिए हम यूज करते हैं माइक्रोस्कोप, है ना। A piece of equipment that makes very small objects look big enough for you to be able to see them. छोटे होते थे, है ना, हमें पूछा जाता था कि प्याज की पत्ती लेके आना, फिर हम उसके अंदर से देखते थे, क्या कहते थे उसे? क्या कहते थे? माइक्रोस्कोप को हिंदी में क्या कहते हैं? माइक्रोस्कोप को हिंदी में क्या कहते हैं? जो क्या करता था, क्या करता था, ये हमें बताता था कि चीज कितनी, है ना। प्याज के बाद हम उसकी झिल्ली विल्ली सब देख लेते थे, है ना। माइक्रोस्कोप को हिंदी में क्या कहा जाता है बेटा? याद आया? यस, क्या कहते हैं? छोटी चीजों को दिखाने वाला सूक्ष्मदर्शी। क्या कहते हैं? सूक्ष्मदर्शी। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, समथिंग इजीली ब्रोकन। कोई ऐसी चीज जो जल्दी से टूटने का जिसको डर होता है, कहते हैं अरे बाप रे इसको मत छूना, ये टूट जाएगा। जैसे कांच हो गया, है ना। जैसे अभी जो थर्मोमीटर देखा था, उसके अंदर जो डला होता है, क्या बोलते हैं उसको? पारा जो होता है ना, वो भी क्या होता है? बहुत इजीली टूट जाता है ना। तो ऐसी चीजें जो जल्दी टूट जाती है, कांच के बर्तन हो गए, है ना, चिकनी मिट्टी के बर्तन हो गए, या फिर चाइनीज के बर्तन हो गए। जो चाइनीज जो है ना आपका होल्डिंग वो होता है, क्या क्या कहते हैं उसको? बोन चाइना के, है ना। वो क्या होते हैं? इजीली ब्रोकन होते हैं, तो बहुत ध्यान से उनको रखना होता है। क्रॉकरी सेट को एक गिलास गया मतलब पूरा सेट खराब। जल्दी से देखेंगे क्या लगता है इस वर्ड, इस स्टेटमेंट के लिए कौन सा वर्ड करेक्ट होगा? फर्स्ट वर्ड है फर्टाइल, सेकंड वर्ड है फ्यूटाइल, थर्ड वर्ड इज फ्रेजाइल एंड द लास्ट वर्ड इज डोसाइल। थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है। देखते हैं कौन सा आइल आपको समझ में आता है, कौन सा आइल आप सिलेक्ट करते हैं इस क्वेश्चन के लिए। चलिए, क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रेजाइल। क्या होगा? क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रेजाइल। जो जल्दी से टूट जाए, है ना, जो कैसा है? इजीली डैमेज्ड और ब्रोकन है। जैसे हम दूध को भी कह सकते हैं, जल्दी से खराब हो जाता है ना, कैसा है? उसका नेचर फ्रेजाइल है, ठीक है। चलो, आपने देखा होगा कई बार हम क्या करते हैं, ऑनलाइन कोई शॉपिंग करते हैं और हम कुछ ऐसी चीज मंगा लेते हैं, कोई दवाई मंगा लेते हैं, कोई बॉटल होती है, सिरप होता है, कांच की बॉटल में होता है, पूरा कवर करके देखते हैं गलती से भी टूट ना जाए, फ्रेजाइल है। चलो, फर्टाइल मीन्स फर्टिलिटी से रिलेटेड है। फर्टिलिटी मतलब उपजाऊता, है ना। कोई चीज फर्टिलिटी रखता है तो हम क्या कह देंगे? इट इज फर्टाइल, है ना। यूज्ड अबाउट लैंड्स और सॉइल, जहां पर हमारे जो पौधे हैं अच्छे से क्या कर लेते हैं? ग्रो हो जाते हैं, जिनमें ग्रोथ होने के लिए हेल्प करते हैं। फर्टाइल जो होती है सॉइल, जो है फर्टाइल सॉइल, ऐसे हम कह सकते हैं।
है ना। नेक्स्ट वर्ड क्या है, फ्यूटाइल। फ्यूटाइल का मतलब होता है बेकार, हमारे काम की चीज नहीं है, ये मेरे लिए कैसी है, फ्यूटाइल है। हैविंग नो सक्सेस, जिससे मुझे कुछ भी हेल्प, कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फ्रेजाइल, इजीली डैमेज और ब्रोकन, जो आपके क्वेश्चन का आंसर है। लास्ट ऑप्शन डोसाइल। डोसाइल का मतलब होता है जो इंसान अच्छा होता है, दूसरे का भी अच्छा चाहता है, अपना भी अच्छा चाहता है। जनरली डॉक्टर्स के लिए इसको यूज करते हैं, क्वाइट इजी टू कंट्रोल, है ना। या फिर हम कह सकते हैं जो कैसा है, इजी है, जो कैसा है, काइंड है ना, जो काइंड है, जो कैसा है, इजी और काइंड है, जिसको देखकर ना अच्छा अच्छा फील होता है, जिसको देखकर अच्छा अच्छा फील होता है। चलो नेक्स्ट देखेंगे। तो ये कांच का ग्लास है, बीच में से टूट चुका है क्योंकि इसकी नेचर कैसी थी, फ्रेजाइल थी। क्वेश्चन नंबर 8, चलिए आप पढ़िए स्टेटमेंट को। वन हु इज अपॉइंटेड, जिसे हमने क्या किया, अपॉइंट किया है, ठीक है। टू डील विथ, वो क्या करेगा, डील करेगा, किस चीज से डील करेगा, कंप्लेंट्स से डील करेगा, मेड बाय कॉमन पीपल अगेंस्ट बैंक्स और कंपनीज। अगर किसी ने, मैंने क्या किया, मैंने जाके बैंक के खिलाफ कंप्लेंट कर दी कि यहाँ पे जो गार्ड साहब है ना अंदर नहीं जाने देते हैं, भीड़ होते ही भगा देते हैं, तो हम अपना काम कैसे कराएंगे, आप एक और ब्रांच ओपन करके दीजिए, है ना। इस तरह से मैंने उनकी कंप्लेंट कर दी कि बदतमीजी करते हैं, है ना। कहते हैं कि फीमेल्स को कहते हैं कि मेल्स की लाइन में लग जाओ, क्यों में लग जाओ, सही बात है क्या। तो मैंने उनकी कर दी कंप्लेंट। अब इस कंप्लेंट को कौन देखेगा, क्या कोर्ट मुझे बुलाएगी, नहीं। इस कंप्लेंट को जो इंसान देखेगा वो कौन है बेटा, ऑम्बर्ट्समैन। कौन देखेगा, ऑम्बर्ट्समैन। वो मुझे बुलाएगा, मुझे प्रॉब्लम सुनेगा, फिर सामने वाले इंसान से भी उसकी प्रॉब्लम सुनेगा और फिर उसको कराएगा सॉल्व और निकालेगा एक निष्कर्ष। आप कह सकते हैं ये छोटा सा जज है, जज तो नहीं कह सकते, जो क्या करता है, सोल्यूशन देखता है, ठीक है, जो डील करता है आगे, चाहे फिर वो बात कोर्ट तक चली जाए, वो डील करता है, ठीक है। बाकी वर्ड्स का भी एक बार मीनिंग देख लेते हैं। हमारे क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। फर्स्ट वर्ड है ज्यूरिस्ट, एक ऐसा इंसान जो लॉज में बहुत सारे कानूनों को जानता है, बहुत सारे, है ना, कानूनों का वो क्या है, एक्सपर्ट है, कानून में, है ना, कानूनी चीजों में वो क्या है, एक्सपर्ट है। कैसा है, एक्सपर्ट है। नेक्स्ट क्या है, आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर मतलब, है ना, ये कौन है, जो क्या करता है, दो लोगों के बीच में सुलह करा देता है। ये कोई भी हो सकता है, आप भी हो सकते हो। दो दोस्तों की लड़ाई हो रही है, आपने बोला मुझे बताओ क्या हुआ, मैं सॉल्व कराऊंगा, तो आप क्या हो गए उस वक्त, उस, है ना, उस प्रॉब्लम के, उस फाइट के, उस क्वेरल के आर्बिट्रेटर हो गए। तो आर्बिट्रेटर इज वन हु हेल्प सॉल्विंग दी फाइट और क्वेरल, है ना। अ पर्सन हु सेटल्स अ डिस्प्यूट हैज अल्टीमेट अथॉरिटी इन अ मैटर। उसे हम क्या देते हैं, हक देते हैं ये कि वो क्या करेगा, हमारी प्रॉब्लम को, हमारे झगड़े को वो सॉल्व करेगा और सही निष्कर्ष पर लेकर आएगा। जैसे दो भाई आपस में लड़ रहे होते हैं, सरपंच जो होता है वो कौन होता है, आर्बिट्रेटर होता है। ऑम्बड्समैन अभी देखा, ऑम्बड्समैन इज अ गवर्नमेंट ऑफिशियल, है ना, हु डील्स with complaints made by ordinary people against public organizations। तो ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ, ये गवर्नमेंट का आदमी होता है, मतलब गवर्नमेंट का पर्सन होता है, जो क्या करता है, जो हमारे जैसे लोग, ऑर्डिनरी पीपल क्या करते हैं, कंप्लेन करते हैं ना, किसके अगेंस्ट, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस के अगेंस्ट। तो ये उसके लिए क्या करता है, काम करता है, डील करता है प्रॉब्लम्स को। मजिस्ट्रेट आप सभी जानते हैं, डीएम एसडीएम आप सभी जानते हैं। मजिस्ट्रेट क्या है, एक ऐसा जज है ना, जो जज के जैसा ही है, कोर्ट तो नहीं है ना, वो छोटी कोर्ट हम कह सकते हैं। और ये जो सीरियस क्राइम्स होते हैं, कैसे कम सीरियस क्राइम होते हैं, उनके ऊपर डिसीजन ले लेता है। जैसे लड़ाई झगड़ा हो गया, है ना, कहीं पर कोई चोरी हो गई, है ना, इस तरीके के केसेस पर, लेस सीरियस क्राइम्स पर ये क्या करता है, यहीं पर ही वो मामला सुलटा दिया जाता है, कोर्ट तक मामला नहीं ले जाया जाता। तो ये है हमारे ऑम्बड्समैन। ये लेडी को कहा गया कि आप लगो किस लाइन में, फीमेल्स की लाइन में नहीं, मेल्स की लाइन में लग जाओ। तो ये लेकर आई है ये पर्चा, पढ़ो इसे, ये मैंने कंप्लेन की है, कैसे मुझे कहा जा रहा है कि मैं मेल्स की लाइन में लग जाऊं। इट इज नॉट कंफर्टेबल इनफ, वो मेरे लिए कंफर्टेबल सही नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोफेशन ऑफ राइटिंग डिक्शनरीज। एक ऐसा इंसान जो बहुत सारी भाषाओं को जानता है और वो क्या करता है, सभी भाषाओं को एक जगह रख देता है और डिक्शनरी बना देता है कि आपका ये वर्ड पता है हमारी लैंग्वेज में क्या कहते हैं इसे, उसकी लैंग्वेज में क्या कहते हैं इसे। तो इस तरह से वो क्या करता है, बहुत सारे लैंग्वेजेस में, मिनिमम 2 और 3 लैंग्वेजेस में वो क्या बताता है, उस वर्ड का मीनिंग बताता है, उसे ट्रांसलेट करता है और डिक्शनरी कराता है प्रिंट। ऐसे इंसान को क्या कहते हैं, एक प्रोफेशन को क्या कहते हैं, टाइपोग्राफी, बायोग्राफी, कार्टोग्राफी या फिर लेक्सिकोग्राफी।
क्या लगता है इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? चलिए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन डी। बाकी वर्ड्स को भी एक बार हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। टाइपोग्राफी इज रिलेटेड टू टाइपिंग। टाइपिंग मतलब क्या है ना, किसी लेटर की, वर्ड की, पैराग्राफ की, न्यूज़पेपर, आर्टिकल की बात हो रही होगी। द आर्ट ऑफ और वर्क ऑफ प्रिपेयरिंग बुक्स एटसेट्रा। प्रिंटिंग करेंगे, डिजाइनिंग करेंगे, टेक्स्ट देखेंगे, तो ये सारी बात लिखने से रिलेटेड हो रही है। बायोग्राफी भी क्या है, लिखने से रिलेटेड है। जब हम किसी इंसान के बारे में, उसकी स्टोरी, उसकी लाइफ के बारे में लिखते हैं, बायोग्राफी है ना। बायो मीन्स लाइफ, लाइफ के बारे में, ग्राफी मतलब लिखना। कार्टोग्राफी क्या होता है बेटा? जब हम किसके बारे में बात करते हैं, मैप्स की बात करते हैं, मैप बनाते हैं, ठीक है। जब हम मैप बनाएंगे किसी भी जगह का, जैसे कोई लोग होते हैं है ना, आर्किटेक्चर होते हैं, उनको भी क्या सीखनी पड़ती है, कार्टोग्राफी सीखनी होती है। तभी तो वो बताएंगे कि भाई इतने से एरिया में वॉशरूम भी बनेगा, बेड भी लगेगा, है ना, तभी तो अंदर ही तो है वॉशरूम, है ना, किचन भी बनेगा, है ना, और भी चीजें बनेंगी, लिविंग एरिया भी बनेगा। तो ये जो मैपिंग करने का काम होता है, ये ड्रॉइंग करने का जो काम होता है, ये किसका होता है? ये होता है कार्टोग्राफिस्ट का। तो इस प्रोफेशन को हम क्या कहते हैं? कार्टोग्राफी। लेक्सिकोग्राफी अभी पढ़ा, द थ्योरी और प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग ऑफ डिक्शनरीज। क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? डिक्शनरी लिखना, लेक्सिकोग्राफी। क्वेश्चन नंबर next is question number 10. The question number 10 is a small flowing water को हम, या waterfall को हम क्या कहेंगे? एक छोटी सी जगह जहां से थोड़ा थोड़ा पानी निकल रहा है, झरना टाइप है, उसको हम क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर 1 कैस्केड कहेंगे, ऑप्शन नंबर 2 एक्सेंट कहेंगे, ऑप्शन नंबर 3 ब्रेक कहेंगे, या फिर टिकल कहेंगे। टिकल का मतलब होता है गुदगुदी करना, ब्रेक का मतलब होता है टूट जाना, एक्सेंट मतलब एक्सीड करना, एंड कैस्केड का मतलब होता है छोटा सा झरना। क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? छोटा सा झरना, कैस्केड। बाकी ऑप्शंस को भी स्टडी कर लेते हैं। क्या लिखा है? कैस्केड मींस वाटर दैट फ्लोज डाउन द साइड ऑफ अ माउंटेन, जिसे हम क्या कह देते हैं आगे? वाटरफॉल कह देते हैं, है ना। एक्सेंड मीन्स टू मूव अप और टू क्लाइंब समथिंग, है ना, किसी चीज के ऊपर आगे बढ़ना, ठीक है, मूव अप करना, आगे बढ़ना। ब्रेक तो आप जानते हैं, ब्रेक मीन्स कुछ टूटना, है ना, टूटना। टिकल मीन्स गुदगुदी करना, टू टच समबडी लाइटली, धीरे से छू दिया उसे, विद योर फिंगर्स, उंगलियों से छू दिया उसे, और समथिंग, किसी और चीज से छू दिया जो कैसा है? सॉफ्ट है ना। दैट, उससे क्या हो जाएगा? समवन, जो भी आगे जिसको भी आप कर रहे हो, ये छू रहे हो, वो हंसने लग जाएगा। सो ही और शी लव्स, ठीक है। क्या हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले झरना तो हम देख ही चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11 सेज टू वॉक, चलो जी। कैसे चलना है? धीरे धीरे चलो जी। ऐसा इतनी भी देर मत चलो कि समय निकल जाए, मतलब इतनी धीरे चलना जिसको देख के लगे कि बहुत समय बर्बाद करती है चलने में। तो लड़कियां जो होती हैं जनरली, या छोटे बच्चे जो होते हैं, वो धीरे धीरे चलते हैं। तो धीरे 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 चलते हुए, टाइम को बर्बाद करते हुए, है ना, अगर कोई चलता है तो उसे क्या कहते हैं? स्टम्बल करना, स्ट्राइक करना, डॉडल करना, या फिर प्लाई। प्लाई तो आप जानते हैं, प्लाई इज लाइक फट्टा, है ना, काइंड ऑफ अ छोटा सा स्टॉल जिसपे सामान बेचा जाता है। तो ये तो इस क्वेश्चन का सही आंसर नहीं होगा। डॉडल का मतलब होता है किसकी तरह? डॉडल का मतलब होता है कछुए की तरह चलना। चलो ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। स्ट्राइक आप सभी जानते हैं, है ना, धरना। स्ट्राइक का मतलब होता है धरना,
जैसे हमारे केजरीवाल साहब बहुत बार धरने पर बैठकर अपनी बातों को, सही बातों को मनवा चुके हैं। स्टम्बल का मतलब क्या होता है बेटा, आपने मूवीज में देखा होगा, है ना, ऐसे एक चेयर होती है, सॉरी एक टेबल होती है, इस पे दो लोग बैठे होते हैं, ये दोनों बैठे हुए हैं, यहाँ से आ रही है टेबल, कौन लेकर आ रहा है, एक वेटर लेकर आ रहा है, यहाँ आ ही रहा था, इतनी देर में यहाँ पर उसका पैर फिसलता है और सारा खाना जो लेकर आ रहा होता है वो सामने वाले पे गिर जाता है ना। तो जब हमारा पैर ऐसे फिसल जाता है या फिर हम धक्का लग जाता है खुद से चलते चलते, तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसी प्रोसेस को कहते हैं स्टम्बल। टू हिट योर फुट अगेंस्ट समथिंग व्हेन यू आर वॉकिंग, रनिंग और ऑलमोस्ट फॉल ओवर, और जनरली गिर ही जाते हैं। ठीक है। स्ट्राइक अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन पीपल रिफ्यूज टू वर्क, मना कर देते हैं, हम नहीं कर रहे काम, यूजुअली बिकॉज, ऐसा क्यों करते हैं वो, दे वांट मोर मनी, उनको चाहिए ज्यादा पैसे, वो कहते हैं हमारी तनख्वाहें बढ़ाओ, हमारी मांगे पूरी करो फॉर बेटर वर्किंग कंडीशन, है ना। ये क्या होता है, हमारा स्ट्राइक होता है। डॉडल, टू गो समवेयर वेरी स्लोली, धीरे धीरे चलना, ठीक है। चलो, फ्लाई, टू ट्राई टू सेल सर्विसेज और गुड पीपल स्पेशली ऑन द स्ट्रीट, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। तो दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। डॉडल मीन्स कछुए की तरह धीरे धीरे आराम आराम से चलना, ठीक है। क्वेश्चन का सही आंसर हो चुका है ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, क्या लिखा है, पढ़िए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है दैट कैन नॉट बी ओवरकम, मतलब जिसे पूरा नहीं किया जा सकता। अगर मैं आपको कह दूं आज की क्लास में आप पढ़ेंगे सारे चैप्टर्स, मैं कल आपका टेस्ट लूंगी, क्या ये पॉसिबल है? नहीं है ना। तो जब भी ऐसी कोई चीज होती है जो पॉसिबल नहीं होती और हमसे वो करने को कहा जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? देखिए, इररिवोकेबल जिसे रिवर्स नहीं किया जा सकता, रिपेयरेबल जिसे रिपेयर किया जा सकता है, इनसॉल्वेबल जिसको सॉल्व नहीं किया जा सकता, सॉल्व मीन्स वो सॉल्यूबल, है ना, जिसको घोल नहीं सकते, और इनसरमाउंटेबल जिसे सरमाउंट नहीं किया जा सकता, पाया नहीं जा सकता। इस आदमी को जरा देखिएगा, इसको दे दिया गया है इतना सारा काम और ये देख रहे हैं इस तरह से हाथ रखे, बाप रे बाप, इतने सारे पेपर्स कैसे करूंगा मैं सॉल्व, इतने सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मैं कैसे करूंगा, इतनी सारी फाइल्स को मैं कैसे संभालूंगा। इसी को क्या कहते हैं बेटा, इनसरमाउंटेबल कहते हैं, हद से ज्यादा काम होना, है ना। चलिए देखते हैं क्या कहा जा रहा है। फर्स्ट है इरिवोकेबल, जिसका मतलब होता है जिसे क्या नहीं किया जा सकता, रिवर्स नहीं किया जाता। यूज अबाउट अ डिसीजन और एक्शन दैट कैन नॉट बी चेंज और रिवर्सिबल, जिसे बदला नहीं जा सकता। बाण से तीर निकला तो वापस नहीं आएगा, ऐसे जो बोली हुई बात होती है वो भी वापस नहीं आ सकती, है ना। ये कैसी होती है, इरिवोकेबल होती है। हमारी लाइफ की सबसे अजीबोगरीब जर्नी कि जो बोल दिया वो बोल दिया, है ना। चलो, रिपेयरेबल जिसको ठीक किया जा सकता है ना, इंजरी लॉस के बाद जिसे पॉसिबल किया जाए, क्या, रेक्टिफाई और रिपेयर करने के लिए, है ना, ऐसी चीज जो पॉसिबल है, सही हो जाएगी, ठीक है। इनसॉल्वेबल, है ना, रेयर टर्म फॉर इनसॉल्यूबल, क्या लिखा है, जनरली तो इनसॉल्यूबल ही यूज करते हैं, बट इनसॉल्वेबल भी क्या हो गया, जिसको घोला नहीं जा सकता। अगर मैं कहूं पानी के ग्लास में प्लास्टिक घोल दो, कैन वी डू दिस? नो, आंसर हो जाएगा नो। इनसरमाउंटेबल, है ना, जो कैसा है, इम्पॉसिबल टू डू, इम्पॉसिबल टू सॉल्व है, एक ऐसी दुविधा जिसको पार कर पाना उतना आसान नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 13। Question number 13. This will be the last question of today. For today, this will be the last question. Question number 13. चलिए, क्या लिखा है, A deep dislike of foreigners, है ना, परदेसी आना नहीं, है ना, जाना नहीं, आना नहीं, यहाँ मत आना तुम। क्यों? क्योंकि हमारे देश में, देखो हमारे देश में तो हम क्या करते हैं, फॉरेनर्स से बहुत प्यार करते हैं, है ना। हम उनको अतिथि देवो भव का एक्चुअल मीनिंग बताते हैं, है ना। हम अंग्रेज जो आ जाते हैं या दूसरे देश के जो भी नाइजीरिया के भी लोग आ जाते हैं, ये भी क्या होते हैं हमारे लिए, क्या होते हैं, गेस्ट होते हैं। पर क्या ऐसा हमें भी मिलता है? जब हम दूसरी कंट्री में जाते हैं, अगर हमें वही रिस्पेक्ट ना मिले तो हमें क्या लगेगा, फॉरेनर्स बेकार होते हैं। हर जगह कैसा होना चाहिए बेटा, इक्वालिटी होनी चाहिए, है ना। हर जगह कैसी होनी चाहिए, चीजें इक्वल होनी चाहिए। ये कह रहे हैं कि बंद करो, क्या बंद करो ये
दुष्व्यवहार बंद करो, ये दुर्व्यवहार बंद करो, ये तेरा मेरा बंद करो, ये व्हाट अत्याचार है ना। जेनोफोबिया मीन्स पराये होने का डर, जेनोफोबिया पराये होने का डर, डिस्कार्ड कर देने का डर, है ना, कि हम भी इंसान है। क्या कह रहे हैं, वी आर ऑल ह्यूमन, वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग, तो कंसीडर अस ह्यूमन बीइंग, डोंट कंसीडर अस व्हाट फॉरेनर्स। चलो तो आपके पास वर्ड्स है यहाँ पर, मैंने आपको आंसर बता दिया है, आंसर हो गया आपका ऑप्शन बी, जेनोफोबिया, अ फियर और हेटेड ऑफ फॉरेन पीपल और कल्चर, उनके कल्चर या फिर उनसे ही क्या कर देना, उनको नापसंद करना या फिर उनसे क्या कर देना बेटा, हेटेड, नफरत करना, ठीक है। एक्रोफोबिया, फर्स्ट वर्ड था एक्रोफोबिया, एक्रो का मतलब होता है हाइट, ऐसा इंसान जिसको ऊंचाई से डर लगता है, किससे डर लगता है, ऊंचाई से, तीसरी चौथी मंजिल के बाद उसकी सांसें फूलने लग जाती है, नीचे देखने से लगता है डर। क्लॉस्ट्रोफोबिया, बंद जगह से डर, दम घुटने का डर, है ना, क्या लिखा है, फियर ऑफ बीइंग इन अ स्मॉल और इनक्लोज स्पेस। हाइड्रोफोबिया, पानी से रिलेटेड, है ना, किसी को पानी से डर लगता है, जैसे कि बिल्ली, है ना, क्या लिखा है, एक्सट्रीम और इरेशनल फियर ऑफ वाटर स्पेशली एज अ सिम्टम ऑफ, अगर इंसान ऐसा कर रहा है तो पक्की बात है कि उसको क्या हो सकती है, रेबीज हो सकती है। रेबीज एक ऐसी डिजीज होती है, एक ऐसा इन्फेक्शन होता है जो हमें कब लगता है, जब हमें कोई कुत्ता या फिर मंकी काट लेता है, तो ये दो लोगों की वजह से हमें क्या हो जाती है, रेबीज हो जाती है ना। तो आज की क्लास में हमने किए बहुत सारे वर्ड्स, और इसके अलावा मैं वापस आ गई हूं कि आज भूलना नहीं है ना, आपको मिल रहा है 75% का डिस्काउंट, और ये डिस्काउंट आपके लिए अवेलेबल रहेगा बच्चे 27 अक्टूबर तक। कब तक, 27 अक्टूबर तक, तो भूलना नहीं है ना। 27 से 28 हो गया, फिर पता नहीं ये मौका कब आएगा, और आपकी पढ़ाई जितनी आपके लिए इंपॉर्टेंट है उतना ही एग्जामपुर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तभी तो हर बात पर आपको दिया जाता है डिस्काउंट, ठीक है। तो ध्यान रखना है ना, किस तरह से आप डिस्काउंट अवेल कर पाएंगे, ये कोड यूज करके DIWALI 75, तो इसे आप यूज करेंगे, है ना, 75% का डिस्काउंट पाने के लिए अपने परचेज किए हुए बैच के लिए, है ना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हैप्पी दिवाली।